तीन स्टोरीज एक साथ चलेंगी इसी टाइम फ्रेम के आसपास। 1989, एक मिनट, है 1989। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू ओवर होगा। ठीक, वर्ल्ड वॉर टू ओवर होगा, दो पावर्स निकल के आएंगी, एक यूएस और एक यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में क्या होगा? कोल्ड वॉर। डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी, बट ये अलग अलग सेक्टर्स में लड़ेंगे। स्पेस वॉर करेंगे, स्पोर्ट्स वॉर करेंगे, फिर उसके बाद मूवीज में भी compete करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अरीनाज में compete करेंगे ना। इकोनॉमिकली compete करेंगे, डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, बाकी हर तरीके से लड़ेंगे। ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश करेंगे। नेटो बनेगा 1948 में, है ना, नेटो बनाएगा यूएस। ठीक, फिर ये वॉर्सो पैक्ट बनाते हैं। तो अब ये दो के बीच में लड़ाई चल रही थी, दो के बीच में इस चीज़ की भी लड़ाई चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो एक इन दोनों का बैटल ग्राउंड बना कहाँ पे? अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान को बोलते हैं हार्ट लैंड ऑफ एशिया, हार्ट लैंड ऑफ एशिया, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, पहले के टाइम पे बोला जाता था हु सो एवर कंट्रोल्स अफगानिस्तान विल कंट्रोल होल सेंट्रल एशिया। तो दोनों में किसकी लड़ाई हुई? अफगानिस्तान पे कंट्रोल की। सबसे पहले अफगानिस्तान में कौन पहुंचा? यूएसएसआर। यूएसएसआर ने बहुत कोशिश की अफगानिस्तान को जीतने की, बट अफगानिस्तान के बारे में एक चीज और बोली जाती है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर किसको बोलते हैं? जो बहुत बड़ा हो। और ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। तो जितने बड़े बड़े एम्पायर हुए इस दुनिया में, जैसे एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश कुड नेवर विन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का जो टेरेन है, टेरेन मतलब वहाँ की जो जोग्राफी है, वो बहुत प्लेटू टाइप की है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ लड़ना आसान नहीं है। तो वहाँ के लोकल्स ही वहाँ पे लड़ पाते हैं। ब्रिटेन कुड नेवर विन अफगानिस्तान। फिर इसके बाद दो सुपर पावर्स आई, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और 1989 के आसपास हूँ। अभी तुमको पता होगा 2-4 साल पहले यूएस भी किसको छोड़ के भाग गया? अफगानिस्तान। मतलब यूएस को भी हरा दिया एक तरीके से, लड़ते रहे ना, क्योंकि अफगानिस्तानी लड़ते रहते हैं। ठीक, और दूसरी चीज, एक तो ये हार्टलैंड ऑफ एशिया है, दूसरा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। यूएसएसआर कहाँ? अफगानिस्तान। 1945 में World War II हुआ, यूएस और यूएस कोल्ड वॉर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एरिनाज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए यूएसएसआर कहाँ पहुंचा? अफगानिस्तान। बट यूएसएसआर अल्टीमेटली हारेगा। सर जब अफगानिस्तान में लड़ रहा था, तो यूएसएसआर को हराना कौन चाहेगा? यूएस। अब तुमको एक बात और बताइए कि अफगानिस्तान में बाहर के लोगों के लिए लड़ना आसान नहीं है। तो यूएस ने क्या किया? अफगानिस्तान के जो बच्चे 15-16 साल के थे, 18 साल के थे, उनको ब्रेन वॉश किया, और उनसे क्या बोला कि तुम्हारे लैंड में देखो कोई फॉरेनर बैठा हुआ है। समझते जाना, यूएस ने इस एज ग्रुप के बच्चे उठाए, इनको समझाया कि देखो तुम्हारे यहाँ पे कौन बैठा है? यूएसएसआर। तुम मुझसे वेपन की ट्रेनिंग लो, और किससे लड़ो? क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये फॉरेनर्स है ना। भाई जनता तो उन्हीं को देख रही है कि सोवियत की आर्मी आती है, घर तोड़ देती है, फोड़ देती है। ठीक, अब जब यूएस ने, बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हो ना, सुनते रहना, ये बहुत अच्छा कनेक्ट होगा। यूएस ने, ये चीज़ जो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा 10 मिनट में, ये मुझे पढ़ने में 250 पेज लगे हैं। तो बस उतने दम से सुनना, बहुत मन से सुनना, और 10 मिनट बाद मुझे फीडबैक देना। 15-16 साल के जो बच्चे हैं, इनको ट्रेन करना शुरू किया। कहाँ के बच्चे? अफगानिस्तान। अगेंस्ट कौन था? यूएसएसआर। अब ये 15-16 साल के बच्चों को इन्होंने बोलना शुरू, ये मुजाहिदीन से लड़ रहे थे, यूएसएसआर से। अल्टीमेटली जीते कौन? मुजाहिदीन। और 1989 में किसको भागना पड़ा? यूएसएसआर को। अब जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर है ही नहीं, तो ये मुजाहिदीन का कुछ काम है? हाँ, नहीं। ये मुजाहिदीन ट्रेन किसने किए थे? अब यूएस को कोई काम है इन मुजाहिदीन से? क्या काम है अब? नहीं, तो मुजाहिदीन को ये थोड़ी बोल के लड़ा रहे थे कि हमें अफगानिस्तान कब्जा करना है। अगर ये बोलते फिर क्यों लड़ते मुजाहिदीन? उनको तो ये लड़ा रहे थे ना, ये बोल के कि यूएसएसआर को भगाओ, देखो तुम्हारी कंट्री में कोई दूसरा बैठा हुआ है। अब जब इन लड़कों को ट्रेन किया और भगा दिया किसको? यूएसएसआर को। तो इन लड़कों को भगाने में भी 5-10 साल लगे। अब ये लड़के हो चुके थे 20-25 साल, 25 साल के, 26 साल के। अब इनके पास स्किल क्या है बताओ? सिर्फ लड़ाई करनी आती है, वेपन चलाना आता है। वेपन चलाना आता है मतलब, अब वेपन चलाना आता है तो घर किससे चलेगा? अब तक घर किससे चल रहा था? वेपन चलाने से। यूएस पैसे देता था, ये वेपन चलाते थे, यूएसएसआर से लड़ते थे। अब 25 साल के हो गए हो, यूएस का काम तुमसे निकल चुका है। अब तुम्हें क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ, हाँ, वेपन यूज करनी आती है। अब 1989 है, इधर खड़ा है, चला गया कहाँ से? अफगानिस्तान से। इधर कौन?
कौन? मुजाहिदीन। मुजाहिदीन को क्या आता है? सिर्फ वॉर और गन यूज करना। अब इसको तो अपना घर चलाना है ना। है तो मुजाहिदीन एक नॉर्मल बच्चा ही अफगानिस्तान का। स्किल क्या है? गन चलाना। 1971 में अब आ जाओ। 1971 में बांग्लादेश को किससे सेपरेट कर दिया? पाकिस्तान से। और इसमें एक्टिव रोल किसका था? इंडिया का। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का नाम क्या है? आईसिस। अब एक बात बताओ, मैं पाकिस्तान हूँ, तुम इंडिया हो, तुमने मेरा देश का एक टुकड़ा तोड़ा है ना, तो मैं भी तुम्हारे देश का एक टुकड़ा तोड़ूंगा ना। कोशिश तो करूंगा। इसलिए तुम देखो खालिस्तानी मूवमेंट चलता है कि पंजाब को सेपरेट करो। अब इधर मैप पे आओ, बस ये समझ लो, ये मैंने ऐसे ही बना दिया। ये इधर पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान। पाकिस्तान में कौन बैठा है? आईसिस। में कौन बैठा था? मुजाहिदीन। मुजाहिदीन को अपना चलाना है। बात हो रही है 1980। मुजाहिदीन खाली अनएम्प्लॉयड पड़े हैं। आईसिस को इंडिया से बदला लेना है। ठीक। यहाँ से यूएसएसआर जा चुका है, यूएस को अब इधर से कोई मतलब नहीं है। अब आईसिस हूं मैं। मैंने दिमाग लगाया यार, ये तो मेरे को फ्री फंड के लड़ने वाले ट्रेंड। ट्रेन तो यूएस कर चुका था, इसको अपना घर चलाना है। मैंने इसको बोला मेरे लिए लड़ोगे? अब इसको बुरा मत समझो, इसको तो बेचारे को लड़ना आता है और घर चलाना है। पहले इसको यूएस पैसे दे रहा था, अब कोई और देगा। आईसिस ने बोला मेरे लिए लड़ोगे, तो मुजाहिदीन बोलेंगे हाँ लड़ेंगे। तो आईसिस ने बोला एक जगह बताऊंगा वहां लड़ने जाना, पैसे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है देना, पर बदले में मुझे क्या चाहिए? वेपन भी चाहिए। अब मैं, तुम मान लो मुजाहिदीन हो, ठीक, मैं हूँ आईसिस। मैंने तुमको बोला लड़ेगा, तो तुमने बोला हाँ लड़ूंगा। क्या लूंगा? मैंने बोला हाँ पैसे दूंगा। तुमने बोला सर लेकिन वेपन भी दे देना, क्योंकि वो मुजाहिदीन तो नॉर्मल गांव का बच्चा है ना यार, वेपन महंगे आते हैं। छोटा सा रिवॉल्वर भी 2-2.5 लाख का आता है ना। तो वॉर में तो AK-47 और ये सब चलेंगे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये कहाँ से खरीदेंगे? समझ रहे हो? अब आईसिस ने बोला मैं तुमको क्या दूंगा? वेपन। अब आईसिस बेवकूफ है क्या कि वेपन भी दे, पैसे दे और बदले में कुछ ना ले? तो देखो आईसिस क्या बदले मिलेगा। ये खड़ा है आईसिस कहाँ पे? यहाँ पे है मुजाहिदीन। कहाँ पे? आईसिस बोलेगा मुजाहिदीन को कि मैं तुमको क्या दूंगा? पैसे लड़ने के। और क्या दूंगा? वेपन। समझ में आया? वेपन दूंगा और पैसे दूंगा, बदले में आप मुजाहिदीन से कुछ लूंगा। अब देखो यहाँ पे कैच है। दुनिया का लगभग 90% ओपियम, जिसको तुम अफीम बोलते हो, 90% ओपियम कहाँ से आता है? अफगानिस्तान। अब है तो ये किसान, किसान ही है ना, गांव में रहने वाला एक बच्चा है। इंडिया समझ लो बिल्कुल, गांव खेती करता है। उसको बताया गया कि देखो सोवियत तुमको परेशान करते हैं, तुम चलो मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ, इनको मार के भगा दो। तुमने उनको मार के भगा दिया, मेरा काम निकल गया। उसको क्या पता यूएस क्यों यूज कर रहा था। ठीक। अब इन्होंने बोला आईसिस ने क्या, कि मैं तुमको पैसे दूंगा, वेपन दूंगा, बदले में तुम मुझको ओपियम दे देना। इसको अब ये खुश, इसको दो दो फायदे। इसकी फसल खरीदने वाला एक मिल गया जो ये ओपियम उगाता था, दूसरा इसको लड़ने के लिए भी मिल गया। तो मुजाहिदीन तो बहुत खुश होगा ना। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या सिचुएशन बन रही है। मतलब यहाँ पे खड़ा है आईसिस, आईसिस दे रहा है वेपन प्लस डॉलर, पैसे, टू मुजाहिदीन। मुजाहिदीन बदले में क्या दे रहा है? ओपियम। अब आईसिस को तो ये पैसे देते रहना है। तो अब आईसिस क्या कहेगा कि देखो तुम्हें लड़ने जाना होगा, तो वो बोलेगा कहाँ लड़ने जाना होगा? उसने बोला देखो कश्मीर नाम की जगह है, यहाँ लड़ने चले जाना। इसीलिए तुम देखोगे 1989 में कश्मीरी पंडित यहाँ इंडिया आएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा? एक्सट्रीमिज्म चालू हो जाएगा, क्योंकि मुजाहिदीन फिल्ट्रेट करना शुरू करेंगे। कहाँ? कश्मीर बॉर्डर पे। जब वो फिल्ट्रेट करेंगे तो टेररिज्म कहाँ बढ़ेगी? कश्मीर में। और कश्मीर में रेडिकल एक्टिविटी शुरू होंगी। उन रेडिकल एक्टिविटी से भाग के कश्मीरी पंडित देखो कहाँ भाग के आएंगे? नीचे डाउन साउथ। इसलिए तुम देखो 1980-90 के आसपास ही कौन सी इशू शुरू होगी? कश्मीर क्राइसिस। समझ में आया? स्टोरी नंबर 1 बोलो। कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस होगा, जो कश्मीरी पंडित भगाए जाएंगे कश्मीर से, वो कौन भगा रहा होगा? मुजाहिदीन की एक्टिविटी से। मुजाहिदीन को कौन प्लांट किया हुआ है? आईसिस। आईसिस मुजाहिदीन को क्या दे रहा है? वेपन और पैसे। मुजाहिदीन बदले में क्या कर दे रहे हैं? ओपियम। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो वेपन का भी यूज हो गया कश्मीर में, मुजाहिदीन को पैसे भी मिल गए, अब इस ओपियम का क्या करेगा आईसिस? इतनी सारी ओपियम आ रही है, दुनिया की 85 to 90% ओपियम का अफगानिस्तान में। इस ओपियम का क्या करोगे? बेचोगे। बेचोगे कहाँ? जहाँ मार्केट बड़ी होगी। मार्केट कहाँ की बहुत बड़ी है? इंडिया की। अब बेचने के लिए एक नेटवर्क चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? ये है इंडिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास आ गई बहुत सारी ओपियम। ओपियम को बेचना है मार्केट में।
बेचने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क। गली कूचे में नेटवर्क भी तो बेच पाओगे ओपीएम, गली गली में बिकेगा ना। आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, गोंडा, वहाँ तमिलनाडु में कोयम्बाटूर, कूर्ग, दार्जिलिंग, पूरा इंडिया इतना बड़ा है। समझ में आ रहा है? हर जगह क्या बेचनी थी? ओपीएम। अब बेचने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क। नेटवर्क 1989 के आसपास सबसे बड़ा किसका था इंडिया में इलीगल कामों में? डी कंपनी, दाऊद। इसलिए तुम देखो दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्शन कौन देता है? आईसिस। आईसिस किसको अप्रोच करेगा 1989 में? दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के पास इंडिया में क्या था? नेटवर्क। दाऊद इब्राहिम की फैमिली आजमगढ़ से ही तो आई थी, उसके पास लड़के थे ना उसके नेटवर्क में जो बेच सकते थे इंडिया भर में। उन लड़कों को थोड़ी पता है जो तुम ओपीएम बेच रहे हो आईसिस से आ रही है। वो तो अपना मुनाफा देख रहा है लोकल लेवल पे। अब ये ओपीएम बिकेगी, ओपीएम बिकेगी तो ये जो गली कूचे में लड़के बैठे हैं ये पैसा किसको देंगे? डीलर को। ये डीलर पैसा किसके पास पहुंचाएगा? डी कंपनी, पाकिस्तान। इतना तो उसको समझा नहीं आ रहा है, अभी तो समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। वो पैसा किसके? डी कंपनी। डी कंपनी वो पैसा किस पे पहुंचाएगी? आईसिस। आईसिस उसी पैसे से तो मुजाहिदीन को फंड कर रही है। समझ में आया? अब मुझे गेम में क्या चाहिए? मुझे ये जो लड़के सप्लाई कर रहे हैं इनका सेंटिमेंट बिगाड़ के रखना है, एंटी हिंदू रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं क्या करूंगा। इसीलिए तुम देखो 1993 में बॉम्बे में ब्लास्ट होंगे, मस्जिदें उड़ा देंगे। मैं बोल नहीं रहा हूँ, कुछ हद तक राम मंदिर भी उसी से एसोसिएटेड है। बॉम्बे में ब्लास्ट होंगे, जब ब्लास्ट होंगे तो इससे कौन परेशान होगा? मुस्लिम यूथ रेडिकलाइज होगा। जब मुस्लिम यूथ परेशान होगा इस चीज से तो मुस्लिम यूथ एंटी इंडिया एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइन होगा, यस और नो? यस, यही तो चाहिए था डी कंपनी को, यही तो चाहिए था आईसिस को। अब उसके साथ पैरेलली देखो कंपनी के पास इलीगल मनी आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? एक तो ब्लैक आ रहा है, लीगल भी आ रहा है। अब इलीगल मनी वो होता है जो तुम इलीगल एक्टिविटी से कमाते हो, किडनैपिंग, कोई भी ऐसे काम से कमाते हो जो लॉ अलाउ नहीं करता। ब्लैक मनी वो होता है जिसमें तुम टैक्स नहीं देते हो। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? मैंने साल भर का टर्नओवर घुमाया 50 lakhs, मुझे उस हिसाब से मान लो कॉर्पोरेट टैक्स 22% देना था, तो 10 लाख के आसपास मेरी टैक्स बनती। मैंने अपने खर्चे, अब वो अलग कभी समझाएंगे, मैंने अपने खर्चे इतने दिखा दिए, मैंने टैक्स नहीं दिया। ठीक, मैंने टैक्स नहीं दिया तो मैंने क्या बचाया? तो उस ब्लैक मनी को क्या कर लिया? वाइट। मुझे 10 लाख टैक्स देना था, वो ना देके वो ब्लैक मनी था, वाइट हो गई। इलीगल क्या होता? मैं किडनैपिंग करके पैसे बना रहा था, वेपन सेल कर रहा होता, ड्रग सेल कर रहा होता, वो इलीगल है क्योंकि वो नॉट अलाउड बाय लॉ है। दोनों मनी में डिफरेंस है, इलीगल मनी और ब्लैक मनी। ब्लैक मनी वाइट कामों से भी आ सकता है, बस तुम टैक्स बचा रहे हो। ठीक, इलीगल मनी इलीगल काम से ही आएगा। अब डी कंपनी के पास एक तो मनी था इलीगल, ड्रग सप्लाई कर रहे थे, दूसरा था ब्लैक। ब्लैक भी था। अरे भाई जो इलीगल पैसा आ रहा था इतना सारा सेल करके, उस पर टैक्स भी तो कुछ नहीं है, पहले तो इलीगली है, दूसरा ब्लैक भी है। अब इस पैसे को कहाँ पे लगाओगे ताकि वो वाइट बन जाए? बॉलीवुड, रियल एस्टेट, क्रिकेट की बैटिंग। इसलिए तुम देखो 90s में ये तीनों सेक्टर बूम करेंगे। 1990 से पहले शाहरुख खान, आमिर खान, ये खान कल्चर जो बॉलीवुड में एकदम से स्टारडम सुपरस्टार कल्चर था, वो नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें रिलीजियस फैक्टर लगाओ, लेकिन समझो, क्योंकि तुमको रेडिकलाइज करना है मुस्लिम यूथ को तो तुमको सेल करना पड़ेगा कुछ हद तक इस्लाम। तो तुम 1990s में देखोगे जो एकदम से बॉलीवुड में डोमिनेंस है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का बढ़ेगा। एकदम से 3 खान जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो मिले हैं, कोई मिला है, लेकिन सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही हैं, सब रिलेटेड है। उसके साथ ही साथ तुम देखो इंडिया में बैटिंग शुरू होगी, क्रिकेट में पैसा लगना शुरू हो जाएगा। सुनील गावस्कर इतना ग्लैमराइज नहीं था, कपिल देव इतना ग्लैमराइज नहीं था। सारी चीज़ें पैरेलली हो रही हैं। इसीलिए सचिन तेंदुलकर, मैंने कहा सचिन तेंदुलकर में स्किल नहीं है, पर सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे भी पैदा हो गए। 1989 के ही आसपास सचिन तेंदुलकर डेब्यू करेंगे। तो जब 1991 1993 में जो बड़ा स्टार बन रहा होगा वो कौन होगा? सचिन। अब क्रिकेट में लगानी है बैटिंग में पैसे, तो क्रिकेट को ग्लैमराइज करना है, क्रिकेट को लोगों के बीच पॉपुलर करना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो समय सबसे कल्ट होगा उसको कल्ट बनाया जाएगा, सचिन तेंदुलकर। समझ में आया? सारी चीज़ें कितनी रिलेटेड है, कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है। खैर तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या समझ में आया इससे? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर इस टाइम पे किसी एक्स वाई जेड का प्रोपोगंडा बन रहा है ना, एक्स वाई जेड पॉपुलर हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। इवन दिलजीत दोसांझ क्यों ना हो, हम आइसोलेशन में देखते हैं कि वो इतना बड़ा स्टार बन रहा है, वो इतना बड़ा स्टार बन रहा है। ऑब्वियसली सब नहीं बन रहे ना भाई, कुछ तो उसमें स्किल है कि सचिन ही बन रहा है या दिलजीत दोसांझ ही बन रहा है। पर दिलजीत दोसांझ अगर बन रहा है
तो उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का कहीं कहीं प्रॉफिट छुपा हुआ है। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मैं सचिन का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बट यही सचिन अगर 1970s में पैदा हो गए होते, इतना कुछ चल ही नहीं रहा था। और ना मैं ये कह रहा हूँ सचिन इन्वॉल्व है या कोई बॉलीवुड का एक्टर इन्वॉल्व है, पीछे की फोर्सेस है जो उन्हें भी नहीं पता, एक भी फोर्स। और वो कहाँ से शुरू हो रही है? अफगानिस्तान 1999 बैटल से, आईसीस का भी एंगल है। और तुम इसमें, तुमको कुछ भी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली स्टोरी बता दी मैंने? तुम देखो सब कुछ तो कनेक्टेड बता रहा हूँ, बिल्कुल रैशनली, बिल्कुल रीजन के साथ। और ये मेरा कोई ऐसा इंटेलिजेंस आईपीएस ऑफिसर की बुक, मतलब जैसे अभी अजीत डोभाल है ना, तो वैसे कोई था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 2005 2006 के आसपास उसने बुक निकाली हुई है, उसमें ये चीज़, अब यही चीज़ पूरी बुक में समझाई है, धीरे 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 कैसे क्या क्या बनता चला गया। व्हाट मेड सचिन सचिन, व्हाट मेड शाहरुख खान शाहरुख खान। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम शाहरुख खान, बट शाहरुख खान भी उसी टाइम पे बन रहा है, फौजी आ रहा है और चीज़ें आ रही हैं, समझ में आया?